नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चे की गोद लेने से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही गोद लेने की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हर महिला मां बनना चाहती है और हर पुरुष पिता बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश मातृत्व या पिता बनने का सुख नहीं मिल पाता। तो निराश ना हो, आप बच्चे को गोद लेकर भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सरकार ऐसे बच्चों को गोद लेने का आपको अवसर देती है जिन्हें प्यार, दुलार और अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम आपको भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी नियम और कानून बताएंगे। बच्चे को गोद लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये सबसे प्रभावी और स्थायी है। इससे कि भविष्य में कोई गोद लिए गए बच्चे पर दावा ना कर सके। इसके साथ ही गोद लेने वाले दंपति को शारीरिक रूप से और मानसिक तौर पर, भावनात्मक रूप एवं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। गोद लेने पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी। विद्योत्तमा जी आपको बच्चों को गोद लेने से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका गोद लेने से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारी अधिवक्ता विद्योत्तमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्योत्तमा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया क्या होती है? हमारे कंट्री में बच्चा गोद लेना पहले तो ये स्वीकार्य नहीं होता था, बट अब फ्रीली इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो बच्चा गोद लेने के लिए स्पेशली इंडिया में एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। वो एक नोडल एजेंसी है जो मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है कि हमारे कंट्री में या हमारे कंट्री में जो फॉरेन नेशनल्स हैं या एनआरआईज हैं वो किस तरह से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली जो सेट क्राइटेरिया वो ये है कि जो बच्चा अडॉप्ट किया जाए वो लीगली फ्री होना चाहिए अडॉप्शन के लिए। उसके बाद जो अडॉप्ट करने जा रहे हैं उनका एज लिमिट बनाया गया है कि कितने एज तक या कॉम्पोजिट एज वैल्यू दोनों पेरेंट की कैसे होती है। अगर 45 है एक पेरेंट तो दूसरा मतलब दूसरा 45 होना हो या ना हो, लेकिन 90 का कॉम्पोजिट वैल्यू होना चाहिए। अगर या फिर सिंगल पेरेंट है तो 45 से कम नहीं होना चाहिए। 25 इयर्स का एज डिफरेंस होना चाहिए। जो मैरिड कपल है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, मैरिज स्टेबल हो उनकी, और वो बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं या नहीं, इसके लिए होम स्टडी की जाती है, जिसमें कि जिसके वजह से कि ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, बट ये 3 महीने तक पूरा करने के बाद इनको कोर्ट में पिटीशन डाल के पूरा किया जा सकता है। और ये जरूरी है क्योंकि बच्चों का जब बाद में फॉलोअप होता है 2 साल तक लगभग फॉलोअप किया जाता है हमारी एजेंसी के द्वारा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसको अमूमन देखा जाए तो ये साल भर तक का प्रोसेस हो जाता है। 6 से 18 महीने के बीच में अडॉप्शन होता है। हाँ, अगर रिलेटिव अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो 2 से 6 महीने के बीच में ये सारा हो जाता है। बट अगर कोई जो रिलेटिव नहीं है, जिनका ब्लड रिलेशन नहीं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस लंबा होगा। जी, तो एक बच्चे को कब गोद लिया जा सकता है? बच्चे को गोद लेने के लिए अगर ब्लड रिलेशन नहीं, जैसे रिलेटिव नहीं है बच्चे के, तो फिर लंबा है प्रोसेस, तो 6 से 18 महीने का समय लग जाता है। और अगर बच्चा रिलेटिव है तो कम समय में होता है। उसके अलावा जो बच्चा है वो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसके तहत बच्चा ऑर्फन होना चाहिए, मतलब अनाथ होना चाहिए, अबैंडन्ड हो या सरेंडर्ड हो, किसी भी तरीके से उनको लीगली फ्री माना जाना चाहिए अडॉप्शन के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई गार्जियन ना हो, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स या तो इस केपेबल ना हो कि उसे पाल सके, या उसे वो किसी भी तरह से छोड़ चुके हो, या वो डेड हो, जिंदा ना हो। तो इस तरह से तभी बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स फिजिकल, सोशल, इमोशनल फैक्टर्स जिसके वजह से वो पाल नहीं पाते बच्चे को, तो वो छोड़ देते हैं बच्चों को अनाथ आश्रम में। तो जब बच्चा डिक्लेयर हो जाता है हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज
जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी होता है। जी। उसके तहत जब ये डिक्लेयर हो जाता है, उसके फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में डालने के बाद जब उसे कोई क्लेम करने नहीं आता, तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि चाइल्ड लीगली फ्री है और अब आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जी जी। विद्योत्तमा झा जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि भारत में बच्चा गोद लेने के लिए कौन पात्र हैं? बच्चा गोद कोई भी ले सकता है, जो कि कुछ जो नियम है, जैसे एज का बार है जो मैंने पहले जी। बताया अभी, उसको पूरा करता हो। और साथ में जितने जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है, जो रिकग्नाइज्ड इंडियन प्लेसमेंट एजेंसीज या स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के तहत वहाँ पर एप्लीकेशन डालने के बाद फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क और जो जनरल प्रिपरेशन होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो अडॉप्शन कोऑर्डिनेशन एजेंसी निर्धारित करती है और उसकी देखभाल करती है, उसके बाद बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। उसमें होम स्टडी और काउंसलिंग का भी प्रावधान है कि बच्चे को जब अडॉप्ट किया जाए तो उस पेरेंट्स को काउंसलिंग करके मोटिवेशन, प्रिपरेशन, उनके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस या उसके जो ये 3 महीने में होने के बाद कोर्ट में जाने के बाद एक रेफरल होता है बच्चे का, मेडिकल रिपोर्ट्स जिसमें डाले जाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स डाले जाते हैं, और उसके तहत सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों से रिलेटेड जो होता है वो सारा फिर जब होने के बाद बच्चे के एक्सेप्टेंस के पेपर साइन होते हैं। फिर कोर्ट में प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सारे सिग्नेचर्स होने के बाद पोस्टर केयर, प्री अडॉप्शन पोस्टर केयर में जाने के बाद सारी हियरिंग के बाद बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। जी जी। वही माता पिता द्वारा पूरी की जाने वाली सामान्य शर्तें क्या होती हैं ऐसे में? सामान्य शर्तें प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के बाद ये होती है, जैसे फिजिकली और इमोशनली, मेंटली स्टेबल हो। पहले तो अडॉप्टिव पेरेंट्स स्टेबल हो ताकि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। फिर प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जो उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ना हो। फिर वो जो कपल है वो मतलब वो ही अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके 3 या 4 बच्चों से बच्चे ना हो। सिर्फ एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन वाले बच्चों को एक्सेप्शन माना गया है, उसके वजह से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर सिंगल फीमेल जो है वो बच्चे को, किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, पर सिंगल मेल जो है वो ऑपोजिट जेंडर को यानी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। उनका एज 55 ईयर से ज्यादा ना हो, और क्यूमुलेटिव एज अगर दो प्रॉपर कपल हैं जो पेरेंट बनना चाहते हैं तो 110 का रखा गया है, उससे कम ना हो। और पेरेंट्स के रजिस्ट्रेशन जो कारा के तहत, जो सेंट्रल एजेंसी है हमारी, उसके गाइडलाइंस के तहत अडॉप्शन के लिए वो रखा हो तो वो कर सकते। एक बच्चे को गोद लेने की ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, कितना समय इसमें लग जाता है? समय मैंने इससे पहले भी कहा, और उस समय का यही है कि वो समय आप डिपेंड करता है। अगर रिलेटिव है तो 2 से 4 महीने में ये काम हो जाता है, अदरवाइज ये 18 महीने तक खिंच जाता है। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है उसको अडॉप्शन के लिए नहीं देते, कम से कम 2 महीने पूरे होने के बाद। उसके बाद ये जितने हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी हमारे एक्ट हैं, उन सबको फॉलो करने के बाद ही बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। तो उसमें रेफरल का भी वेट करना पड़ता है। रेफरल मीन्स उनके जितने मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह बच्चे के सारे इन प्लेस करने के बाद तभी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। जी, जैसे क्या बता रही है कि रिलेटिव का बेबी होता है तो वो थोड़ा कम समय लगता है, तो रिश्तेदार के बच्चे को गोद कैसे आप ले सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया ये है कि हमारे यहाँ सेक्शन 2 के सब सेक्शन 52 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ये प्रोविजन डाला गया है कि अगर वो पैटर्नल या मैटरनल साइड से अंकल, आंट या ग्रैंड पेरेंट हो तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसको स्पेशली इंडिया ने 2003 में रेटिफाई किया था, हेग कॉन्वेंशन 1998 का, उसको इंडिया ने रेटिफाई किया था 2003 में। उसके तहत इस तरह के जितने अडॉप्शंस हैं या इंटर कंट्री अडॉप्शंस हैं, उन सबको इन प्लेस किया गया था कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसमें कम समय लगता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना में भी हमने देखा कि काफी बच्चे अनाथ हो गए थे इस दौरान, तो ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए क्या कुछ अलग से कानूनी प्रावधान है? कानूनी प्रावधान वैसे तो इसी तरह से है जैसे अभी रिलेटिव के लिए कहा, या जैसे क्योंकि उसमें भी ये था सारी कंडीशन या नॉर्मल भी जो अडॉप्शन होते हैं उनमें भी
ये जो चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम है वो उसके थ्रू ही होता है, चाहे कोई किसी भी तरह का अडॉप्शन हो। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे जाते हैं सबमिट करने पड़ते हैं। फिर बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर हैं तो, एक भी है तो, या जो उस टेकर है या गार्डियन है उनसे कंसेंट लेना होता है। फिर अगर बच्चा 5 साल या 5 साल से ऊपर का हो चुका है तो वो जो रेगुलेशन 51 सबसेक्शन 3 है उसमें बच्चे से भी कंसेंट लेने की बात कही गई है। तो उसके बाद उसके जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट होंगे उनको एक एप्लीकेशन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन यूनिट में 2015 के तहत शेड्यूल 24 के तहत डालना होगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस होने के बाद ही सेक्शन 61 जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 और रेगुलेशन जितने हैं उसको देखने के बाद वो अडॉप्ट होते हैं। जी, गोद लिए बच्चे जो होते हैं उनके कानूनी हक क्या होते हैं? गोद लिए बच्चों के कानूनी हक डिपेंड करता है, जैसे हमारे यहाँ ये एक्चुअली रिलीजन बेस किया गया है। अगर ये हिंदू अडॉप्शन जो है वो तो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत हो जाता है, लेकिन ये जो जैसे क्रिश्चियंस अडॉप्ट करते हैं तो उनके यहाँ पे एक वो अडॉप्ट तो कर सकते हैं बट वो गार्जियन कहलाते हैं, वो पेरेंट्स नहीं कहलाते। तो वो जब बच्चा अडल्ट हो जाता है तो वो सेवर कर सकता है अपने बॉन्ड, तो वो पेरेंटल बॉन्ड नहीं भी रह सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसके जो लीगल राइट्स हैं वो अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स जैसे बच्चों को देते हैं राइट्स, वो देना चाहते हैं या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन किए गए हैं। जी जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को गोद लेने के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। हमारी अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। विद्योत्तमा जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि भारत में बच्चा गोद लेने की जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें कितना खर्चा आ जाता है? भारत में बच्चा गोद लेने में 40,000 तक का खर्चा आ जाता है। हमारे यहाँ जो ऑप्शन क्रिएट है उसके पहले तो जीएसटी लगता था ऐसा कहते हैं, और अब नहीं लगता है, बट स्टिल 40,000 तक का लगता है। अगर ये विदेशी हो तो $5,000 तक लगता है। जी, बस खर्चा तो यही है, लेकिन बच्चे को प्रोडक्ट ना समझा जाए इसलिए जीएसटी वगैरह हटाने की बात। जी जी, देश और विदेश में गोद लेने में क्या कुछ अंतर है इस पूरी प्रक्रिया में, या दूसरे देश के बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या कुछ होती है, इस बारे में जानना चाहेंगे? हमारे देश में तो जो प्रक्रिया है वो मैंने पहले भी कई बार बता दिया। जी, और ये जो एनआरआईज अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, तो उनके लिए ये है कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करती है, एनओसी इशू करती है कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, स्पेशली हिंदू अडॉप्शन के तहत करती है। क्योंकि जो रिलीजियस वो है वो डिफरेंट है हमारा, तो उसमें गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत ही कर सकते हैं। बट ऐसे जो कारा है, जो एजेंसी है हमारी, वो एनओसी देती है तो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी उसमें ध्यान रखते हुए वो एजेंसी जो है बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन देती है। वो सारे प्रोसेस जैसे पिटीशन डालना, और पहले होता था कि 2 साल हमारे यहाँ एनआरआईज को रहना होता था, बट ऐसा अब हटा दिया गया है। अब वो आराम से जा सकते हैं, 2 हफ्ते पहले एक नोटिस देकर और इन्फॉर्मेशन देकर वो जा सकते हैं। और अब उसके बाद हमारे यहाँ से जो इंडियन मिशन पे, डिप्लोमेटिक मिशन में जो लोग हैं वो वहाँ सारा डिटेल लेने के बाद बच्चे को लेकर वो जाने देते हैं, और वहाँ पे वो फॉलो अप करते हैं 2 साल तक लगभग कि बच्चा एडजस्ट हो पा रहा है या नहीं। तो इस तरह से करते। अगर आप कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो क्या किसी खास बच्चे का चुनाव आप कर सकते हैं? बच्चे का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है मतलब हमारे यहाँ जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है वो बच्चे के सारी जिम्मेदारी जो है वो इस तरह से लेती है कि बच्चे के मेंटल स्टेट पे फर्क ना पड़े, लेकिन चुनाव कर सकते हैं। जी जी, क्या सिर्फ शादीशुदा कपल ही बच्चे गोद ले सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी क्या आप बच्चा गोद ले सकते हैं? बच्चा गोद लेने के लिए शादीशुदा होना तो जरूरी नहीं है। अगर मैरिड हैं तो वो मैरिज स्टेबल होना चाहिए, वैसे सिंगल भी ले सकते हैं बच्चे को। जी, स्टेबिलिटी चाहिए होती है मैरिज में, अगर शादीशुदा हैं आप, अगर आपको बच्चा गोद लेना है तो स्टेबिलिटी अनिवार्य है। जी जी जी, तो बच्चे को गोद लेने के लिए क्या कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं, क्या कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे बच्चे को गोद लेना है तो जो कपल है उसकी फोटोग्राफ, उसका पैन कार्ड,
उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद उसका आधार कार्ड, आईडी, पासपोर्ट, कोई भी जो उसका रेजिडेंशियल प्रूफ है, कुछ भी ऐसा कोई जो उससे प्रूफ होता हो उसके रेजिडेंस का। फिर उसके जो किसी डॉक्टर से साइड उसके डॉक्यूमेंट्स हो कि उसे कोई बीमारी तो नहीं, ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर उनकी अगर वो शादीशुदा है तो शादी का प्रमाण पत्र। जी। फिर तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र। गोद लेने के लिए जो व्यक्ति इच्छुक है उनके बयान। उसके बाद इच्छुक व्यक्ति का कोई बच्चा पहले से ही है तो उसकी उम्र 5 साल से अधिक हो। ये सारी बातें इन कागजातों पे देखने के बाद बच्चा गोद लेने के लिए वो प्रोसेस कर। जी, और हम सही दत्तक एजेंसी के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? हमारे यहाँ जो सबसे ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है वो कारा ही है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक नोडल एजेंसी है। तो इसके तहत जितनी एजेंसीज आएंगी और जो भी इनके थ्रू जिन बच्चों को डिक्लेयर किया जाएगा कि अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, वही बच्चे मतलब उसी को सही माना जाएगा, क्योंकि इन सारे कन्वेंशन जो इंटर कंट्री अडॉप्शन के हेग कन्वेंशन वगैरह सारे को ध्यान में रखती है। और ये जो अथॉरिटी इसको जो फंक्शन करती है, इसके स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। तो उसके बारे में वेरीफाई करने के बाद ही कि कौन सी एजेंसी इसके तहत आती है आप बच्चा अडॉप्ट करें। जी, क्या अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की किसी भी प्रक्रिया में सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का शामिल होना जरूरी होता है? जी, क्योंकि ये ऑथेंटिसिटी को हमारे यहाँ अगर किसी और तरीके से बच्चे को ले लेते हैं तो सजा तक हो सकती है। और ये एक सेंट्रल एजेंसी है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और इसके लिए ये जो फंक्शन करती है सेक्शन 68 क्लॉज 1 के तहत इसमें रूल्स बनाए गए हैं कि वो मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है इन कंट्री अडॉप्शन को, रिसीव करती है एप्लीकेशन नॉन रेजिडेंट इंडियंस के, ओवरसीज सिटीजन्स के, फॉरेनर्स के, की अथॉराइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जो भी कोई है उनके जितने भी बच्चे हैं उनका सारा रिकॉर्ड बनाना, फिर उसके एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, की परमिशन देना, एनओसी इशू करना, कंफर्मिटी सर्टिफिकेट देना आर्टिकल 23 के तहत जो हेग अडॉप्शन कन्वेंशन के तहत आता है। फिर इमिग्रेशन अथॉरिटीज वगैरह से सारे डिटेल्स लेना, फिर होम ट्यूटरिंग, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जितनी भी है, जो अदर स्टेक होल्डर्स है, सारे इसके तहत आते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट और स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज सबसे कोऑर्डिनेट करती है, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है अडॉप्शन के टाइम पर सारे मैकेनिज्म को देखने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विद्योतिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। और अगर हमारे दर्शक कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आज का ये एपिसोड उनके लिए जरूर कारगर साबित होगा। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।